नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। वेलकम टू अंजना's क्लास। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की लिखी हुई एक पुस्तक द विंग्स ऑफ फायर से एक लेसन माय चाइल्डहुड। इस लेसन में हमने जाना था उनके बचपन के बारे में और उनके महामानव के रूप में किस तरह से उनको गढ़ा गया, उनके बचपन को गढ़ा गया, जिससे कि वो एक इतनी ऊंचाई पर वो पहुँचे, अपने शिखर पर पहुँचे। आज हम इस लेसन से संबंधित कुछ एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हम उस लेसन को हमने कितना पढ़ा, क्या हमको उसमें से कुछ याद है। हम चलिए एक कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं और उससे पता लगाते हैं कि हम उस लेसन को कितना समझ पाए हैं। बच्चों, ये स्क्रीन पर एक पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, तो हम इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। The passage goes like this. I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. We lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. It was a fairly large pakka house made of limestone and brick on the Mosque Street in Rameshwaram. My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine, or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. बच्चों, ये पैराग्राफ हमने इस लेसन से लिया है और हमने इसको पहले लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब जब भी हम किसी भी कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ज़रूरी है कि हम उस पैराग्राफ को एक बार ना पढ़ के बल्कि 2 या 3 बार पढ़ें। जो उसके इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लें और एक पूरे पैराग्राफ का मीनिंग निकालने की कोशिश करें। अगर हमको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आता है तो उसको डिक्शनरी से कंसल्ट करें और या टीचर से डिस्कस करें। इस लेसन के हम अब क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस पैराग्राफ से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज आई इन दिस पैसेज। इस पैसेज में जब ये लिखा गया है, इसमें हर जगह आई प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, तो ये क्वेश्चन है हु इज आई इन दिस पैसेज। नंबर 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंसेस्ट्रल हाउस। एंसेस्ट्रल हाउस का मीनिंग क्या है। इसमें ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए ओल्ड, ऑप्शन नंबर बी है न्यू, ऑप्शन नंबर सी है रिलेटेड टू एंसेस्टर्स और ऑप्शन नंबर डी मॉडर्न। आप सोचिए और अपनी कॉपी में टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 3, द पक्का हाउस वॉज सिचुएटेड इन। जो इस लेसन में पक्का हाउस का उल्लेख किया गया था वो कहाँ पर स्थित है। इसमें ऑप्शन से नंबर ए चेन्नई, नंबर बी रामेश्वरम, नंबर सी मेड्रास, नंबर डी मुंबई। इसके आंसर को भी आप कॉपी में टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द ऑपोजिट ऑफ सिक्योर इज। सिक्योर जो वर्ड है इसका ऑपोजिट क्या है। अब हम देखते हैं कि इसके आंसर्स क्या हैं। एंड द आंसर्स आर, नंबर 1, जब पैराग्राफ में कहा प्रोनाउन का प्रयोग किया गया था आई, देन आई स्टैंड्स फॉर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यानी इस लेसन में जो स्पीकर है वो ही ऑथर हैं जो अपने हवाले से सारी बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका करेक्ट आंसर है रिलेटेड टू एंसेस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है रामेश्वरम और क्वेश्चन नंबर 4 सिक्योर का ऑपोजिट है इनसिक्योर। अब बच्चों, इसके बाद हम एक और एक्सरसाइज करते हैं, मैच द फ्रेजेस विद द मीनिंग्स। जो फ्रेजेस आपको
ए कॉलम में दिख रही हैं उनको उनके मीनिंग बी से हमको मैच करना है। तो मैच करने के लिए ज़रूरी है कि हम उसका अर्थ जान लें। कॉलम ए में नंबर 1 है ब्रोक आउट, नंबर 2 है इन अकॉर्डेंस विद, नंबर 3 है अ हेल्पिंग हैंड, नंबर 4 है कुड नॉट स्टमक, नंबर 5 है जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, नंबर 6 है फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। और इनको मैच करना है हमको कॉलम बी से। कॉलम बी में ए में है एन एटीट्यूड ऑफ काइंडनेस, दयालुता का रवैया, अ रेडीनेस टू गिव फ्रीली। नंबर बी है वॉज नॉट एबल टू टॉलरेट, बर्दाश्त करने में समर्थ नहीं, जो इसको बर्दाश्त ना किया जा सके। नंबर सी बिगेन सडनली इन अ वायलेंट वे, अचानक से बड़े हिंसक तरीके से शुरू होना। नंबर डी असिस्टेंस। नंबर ई पर्सन्स विद पावर टू मेक डिसीजंस, वो व्यक्ति जिनके पास निर्णय लेने की शक्ति है। एंड एफ अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर रूल, किसी निश्चित नियमानुसार, प्रिंसिपल ये नियम और सिस्टम यानी किसी भी निश्चित नियम के अनुसार। और अब हमको इन मीनिंग्स को जो ए कॉलम में वर्ड्स दिए गए हैं उनसे हमें मैच करना है। एंड द आंसर्स आर ब्रोक आउट। ब्रोक आउट यानी अचानक से फैलना, बिगिन सडनली इन अ वायलेंट वे। In accordance with, according to a particular rule. A helping hand. Helping hand means assistance. Could not stomach, was not able to tolerate. Generosity of spirit, an attitude of kindness, readiness to give freely. Last है figures of authority. मीन्स अ पर्सन विद पावर टू मेक डिसीजन, वो व्यक्ति जिसके पास की निर्णय लेने की शक्ति हो, वो कहलाता है फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। तो बच्चों ये हमने देखा कि जो लेसन में जो वर्ड्स या वोकैब आइटम का इस्तेमाल किया गया था उसका मीनिंग क्या है। तो हमने कुछ वर्ड्स और उनके मीनिंग को मैच किया। अब बच्चों हम इस लेसन में इस्तेमाल किए गए कुछ ग्रामेटिकल आइटम्स को भी समझेंगे। ये सबसे पहला जो आइटम है वो है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है? प्री मीन्स पहले, फिक्स यानी जिसको चिपकाया जाए, जो किसी भी वर्ड के शुरू में लिखा जाता है वो कहलाता है प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स को जब हम डिफाइन करते हैं, अ प्रीफिक्स इज एन अफिक्स विच इज प्लेस्ड बिफोर द स्टेम ऑफ अ वर्ड, यानी किसी भी शब्द के शुरू में जिसको लिखा जाता है फिक्स को वो कहलाता है प्रीफिक्स। Adding it to the beginning of one word changes it into another word. बच्चों हम ये जान लेते हैं कि जब प्रीफिक्स होता है उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन जब स्टेम के साथ में इसको जोड़ा जाता है तब एक नया शब्द बनता है और उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल when the prefix un is added to the word happy, जब हम किसी भी कोई वर्ड है जैसे हमारे पास हैप्पी जो कि स्टेम वर्ड है और उसमें हम प्रीफिक्स लगाते हैं अन, तो ये दोनों मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। इट क्रिएट्स द वर्ड अनहैप्पी, ये नया शब्द बनता है अनहैप्पी। देखिए इस स्लाइड में जो हैप्पी वर्ड है वो है स्टेम और हैप्पी का मतलब होता है खुश, और इसमें हमने प्रीफिक्स लगाया अन। अब दोनों मिलकर जो नया वर्ड बना अनहैप्पी, अनहैप्पी का मतलब होता है नाखुश। तो आप समझ गए होंगे कि जब स्टेम वर्ड में कोई भी प्रीफिक्स लगाया जाता है तो उसके बाद जो नया शब्द बनता है, न्यू वर्ड बनता है, उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है, जबकि अफिक्स या प्रीफिक्स का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता है। तो हमने ये बच्चों सीखा कि प्रीफिक्स को किस प्रकार से स्टेम वर्ड में जोड़कर हम एक नए वर्ड को, न्यू वर्ड को हम क्रिएट करते हैं। और हम अब जानते हैं कि और कौन कौन से प्रीफिक्स हो सकते हैं जिनको कि हम एक स्टेम में जोड़कर एक नया वर्ड बना सकते हैं, ऑपोजिट वर्ड बना सकते हैं। ये आपके सामने एक प्रीफिक्स दिख रहा है इल, IL, इल। इल जो प्रीफिक्स है इसको हमेशा उन शब्दों के पहले जोड़ा जाता है दैट बिगिन विद एल, जो कि एल से शुरू होते हैं।
यानी आई एल जो प्रीफिक्स है उसको हम उस शब्द के साथ लगाएंगे जो जिसका बिगनिंग लेटर होता है एल, यानी जो स्टेम वर्ड एल से शुरू होता है। जैसे हमने बनाया लीगल, लीगल में हमने इल को जोड़ा तो ये वर्ड बना इल्लीगल। लीगल होता है कानूनी और इल्लीगल हो गया गैर कानूनी। तो इस तरह से हमने लीगल वर्ड में आई एल प्रीफिक्स को जोड़कर एक नया वर्ड बनाया इल्लीगल। बच्चों इसी तरह से लिटरेट में आई एल को प्रीफिक्स को जोड़कर एक नया वर्ड बना इलिटरेट, यानी निरक्षर। लिटरेट मीन्स साक्षर और इलिटरेट मीन्स निरक्षर। लॉजिकल, लॉजिकल में हमने आई एल प्रीफिक्स को जोड़ा और ये बना इलॉजिकल। इसी प्रकार से हम एक और प्रीफिक्स को पढ़ते हैं। ये प्रीफिक्स है आई एन। आई एन प्रीफिक्स है इन। इसका इस्तेमाल जो वर्ड्स फ्रेंच या लैटिन ओरिजिन के वर्ड्स होते हैं उसमें लगाया जाता है। बच्चों इंग्लिश एक बोरोड लैंग्वेज है और उसमें कई भाषाओं के शब्द शामिल किए गए हैं। फ्रेंच है, लैटिन है, संस्कृत है, जर्मन है, ग्रीक है। तो इस तरह के अनेक भाषाओं से ये शब्द लिए गए हैं, लेकिन इनका प्रयोग वो शब्द जो कि फ्रेंच और लैटिन ओरिजिन के हैं उन शब्दों में लगाकर हम नया शब्द बनाते हैं। हमारे पास प्रीफिक्स है इन और स्टेम वर्ड है केपेबल। केपेबल में इन को जोड़ेंगे तो नया वर्ड बनेगा इनकेपेबल। नेक्स्ट वर्ड है कंप्लीट। कंप्लीट में इन को जोड़ने पे नया वर्ड बना इनकम्प्लीट। कंप्लीट यानी पूर्ण, इनकम्प्लीट यानी अपूर्ण। केपेबल यानी समर्थ, इनकेपेबल मीन्स असमर्थ। डायरेक्ट, डायरेक्ट में हम आई एन इन को लगाएंगे तो नया वर्ड बनेगा इनडायरेक्ट। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट में आई एन को लगाएंगे नया वर्ड बनेगा इनएग्जैक्ट। इसके बाद नया वर्ड है सफिशिएंट। ये स्टेम वर्ड है, इसमें आई एन को लगाया और नया वर्ड बना इनसफिशिएंट। बच्चों जो आई एल इल और आई एन इन, इनको लगाकर हमने ऑपोजिट को भी बनाना सीख लिया, यानी विलोम शब्द को बनाना हमने सीख लिया। अब और भी हम प्रीफिक्सेस देखते हैं। ये आपके सामने है प्रीफिक्स आई एम। आई एम इज यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद एम और पी, यानी वो शब्द जो एम से शुरू हो या पी से शुरू हो उनके पहले हम प्रीफिक्स आई एम का प्रयोग करके उसका ऑपोजिट बनाते हैं। लाइक आई एम को यदि मैच्योर के साथ में जोड़ा जाता है, मैच्योर है स्टेम वर्ड और आई एम है प्रीफिक्स, न्यू वर्ड बना इमैच्योर। सेकेंड वर्ड है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट में हमने आई एम को जोड़ा और नया वर्ड बना इममॉडेस्ट। इसी तरह से मॉरल, मॉरल में हमने आई एम को जोड़ा, नया वर्ड बना इममॉरल। ये ध्यान रखिए जो प्रीफिक्स प्री यानी पहले, फिक्स यानी वहाँ पर लगाना, यानी हमने आई एम को किसी भी वर्ड के पहले लगाया है। इम को यदि हम पोलाइट में जोड़ते हैं, पोलाइट मतलब नम्र, तो पोलाइट जो वर्ड है उसकी बिगनिंग किससे हुई है, पी से, तो इसमें हमने आई एम लगाया, नया वर्ड बना इम्पोलाइट। इसी तरह से एक और वर्ड है पॉसिबल। पॉसिबल में यदि हम आई एम को जोड़ते हैं, पॉसिबल यानी संभव, और इसमें आई एम जोड़ा तो नया वर्ड बना इम्पॉसिबल यानी असंभव। तो इस तरह से बच्चों हमने आई एम जो प्रीफिक्स है उसको उन शब्दों के साथ जोड़ा जो कि या तो एम से शुरू होते हैं या पी से शुरू होते हैं, और उसके बाद हमने एक नया वर्ड बनाया जो कि इनका ऑपोजिट वर्ड था। बच्चों इसके साथ और कुछ प्रीफिक्सेस आते हैं। अब अगला प्रीफिक्स है आई आर, इर। इसको इज यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद आर। इर का प्रयोग उन शब्दों के साथ होता है जो कि आर से बनते हैं। लाइक हमारे पास स्टेम वर्ड है रैशनल। रैशनल में ये जो इसकी स्पेलिंग है वो आर से शुरू हुई है, तो इसमें हमने लगाया आई आर और नया वर्ड बना इररेशनल। नेक्स्ट वर्ड है रिस्पॉन्सिबल। इसको ऑपोजिट बनाने के लिए हमने आई आर
जो प्रीफिक्स है उसको जोड़ा और नया वर्ड बना इररेस्पॉन्सिबल। इसके साथ ही एक और वर्ड है रेगुलर। रेगुलर का ऑपोजिट बनाने के लिए हम इसमें जोड़ते हैं आई आर, और आई आर जोड़ने पे नया वर्ड बना इररेगुलर। अब इसके बाद अगला प्रीफिक्स आता है, दैट इज अन। यू एन अन, ये सबसे कॉमन प्रीफिक्स है, मोस्ट कॉमन प्रीफिक्स है ये। तो इसमें जैसे अन में हमने लगाया एबल के साथ, तो हो गया अनेबल। एबल यानी समर्थ है और अनेबल यानी असमर्थ है। बच्चों, कई बार इंग्लिश में ये एबल जो वर्ड आता है उसमें आप लोग गड़बड़ कर देते हैं। कुछ बच्चे असमर्थ बताने के लिए en का प्रयोग कर देते हैं। वो दूसरा एक प्रीफिक्स है और वो इनेबल यानी सामर्थ्य बताने के लिए किया जाता है, और यहाँ पर अन प्लस एबल इक्वल टू अनेबल यानी असमर्थ। अन का प्रयोग हैप्पी में लगाने से बना अनहैप्पी यानी नाखुश। खुश को यदि हम नाखुश में बदलना चाहते हैं, नॉट हैप्पी बताना चाहते हैं, तब हम प्रीफिक्स लगाते हैं अन। नोन जाना हुआ, और इसमें अन का प्रयोग करते हैं तब बन जाता है अननोन यानी अज्ञात। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है यूजुअल, और यूजुअल में अन लगाने के बाद बनता है अनयूजुअल। तो इस तरह से बच्चों हमने बहुत सारे प्रीफिक्सेस सीखे जिससे कि हम ऑपोजिट वर्ड्स को बना सकते हैं, जैसे इर, इम, अन इत्यादि। अब बच्चों ये जब सब हमने प्रीफिक्सेस सीख लिए, तो चलिए हम देखते हैं कि हम कितना समझ पाए हैं इन प्रीफिक्सेस को। ये आपके सामने एक एक्सरसाइज है और उसमें हमें क्या करना है, तो हम निर्देश को पढ़ लेते हैं। फॉर्म द ऑपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स बिलो बाय प्रीफिक्सिंग अन और इन। अन या इन का प्रयोग करके हमको ऑपोजिट्स बनाने हैं। द प्रीफिक्स कैन ऑल्सो हैव द फॉर्म्स इल, इर और इम। हम इल, इर और इम इनका भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे इलिटरेट। लिटरेट में अगर हम इल को जोड़ते हैं तो बनता है इलिटरेट। इम्प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल में इम प्रीफिक्स को जोड़ने पे बन जाता है इम्प्रैक्टिकल। रैशनल में इर जोड़ने पे बन जाता है इररेशनल। अब अगर आपको इसके बाद भी थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है तो डिक्शनरी में आप देखकर भी इसको सही कर सकते हैं। हमारा पहला वर्ड था एडिक्वेट। एडिक्वेट में इसमें जो प्रीफिक्स जोड़ा जाएगा वो है इनएडिक्वेट। डिमांडिंग, अनडिमांडिंग। पेट्रियोटिक, अनपेट्रियोटिक। लॉजिकल, इलॉजिकल। एक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल। एक्टिव, इनएक्टिव। डिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड। लीगल, इलीगल। रेगुलर, इरेगुलर। ट्रू, अनट्रू। एक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल। रिस्पॉन्सिबल, इररेस्पॉन्सिबल। टॉलरेंट, इनटॉलरेंट। परमानेंट, इम्परमानेंट। कोहेरेंट, इनकोहेरेंट। पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो इस तरह से बच्चों जो हमें एक्सरसाइज दी गई हैं उसमें हमने अलग अलग प्रीफिक्सेस को लगाकर ऑपोजिट को बनाना सीखा। बच्चों ये जो एक्सरसाइज दी गई है आप इसको कॉपी में नोट करिए, और ये जो वीडियो है इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर पॉज कर इन एक्सरसाइजेस को आप नोट कर सकते हैं। बच्चों इसके साथ हम एक और नया ग्रामेटिकल आइटम आज सीखेंगे, वो है पैसिव कंस्ट्रक्शन। पैसिव वॉइस जिसको कि हम पढ़ते रहे हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा। तो हम ये जान लेते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होती है और पैसिव वॉइस क्या होती है। सपोज वी हैव अ सेंटेंस, ही गेव अ बुक। हमारे पास एक सेंटेंस है, ही गेव अ बुक। इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट है। गेव है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब बुक ये ऑब्जेक्ट है। अब तो इसका जो स्ट्रक्चर हुआ वो इस तरह से हुआ एक्टिव वॉइस में कि सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसका पैसिव वॉइस बनाया जाएगा, सेकंड फॉर्म है यानी ये पास्ट इंडेफिनिट है।
अब पास्ट इंडेफिनिट है तो इसकी जब पैसिव वॉइस बनाई जाएगी तो पैसिव वॉइस इस प्रकार बनेगी, जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट की जगह लेकर आएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे। वर्ब को क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बच्चों ये ध्यान दीजिए कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इसकी पैसिव वॉइस बनेगी अ बुक वॉज गिवन बाय हिम। बुक, अ बुक, ये लास्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था तो इसको हम सब्जेक्ट की जगह लेके आ गए, यानी जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया। अब गेव यानी पास्ट टेंस था तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होती है वॉज या वर। अब बुक सिंगुलर है तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वॉज। गिव की थर्ड फॉर्म होगी गिव, गेव, गिवन, तो थर्ड फॉर्म होगी इसकी गिवन। हम गिवन को लिखेंगे। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है अब ये एजेंट की तरह आएगा तो हमें बाई लगाना है। बाई लगाकर फिर हम जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था उसको हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे। सब्जेक्ट था यहाँ पर हिम, जब उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ही हिम में बदल जाएगा। अगर शी है तो हर में बदल जाएगा। आई है तो मी में बदल जाएगा। वी है तो अस में बदल जाएगा। यू में कोई चेंज नहीं होगा, दे बदल जाएगा देम में। यहाँ पर था ही तो इसको जब ये ऑब्जेक्ट की जगह आया तो हमने लिखा बाय हिम। तो अब पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस बना अ बुक वॉज गिवन बाय हिम। चलिए और एक्सरसाइज देखते हैं हम। पैसिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर होता है वो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लाइक वर रिगार्डेड और वॉज आस्क्ड, इस तरह से लिखा जाता है। और पैसिव वॉइस में जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है उसको मेंशन नहीं किया जाता है, यानी पैसिव वॉइस जब बनाई जाती है जो कार्य हुआ है उसको हम प्राथमिकता देते हैं, काम करने वाला कौन है उसको पीछे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस अगर हम ये लें, इन यस्टरडेज कॉम्पिटिशन द प्राइजेस, अब विद इन ब्रैकेट में वर्ब दी गई है गिव अवे बाय द प्रिंसिपल। यस्टरडे है यानी जो समय बीत गया है, यानी ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए, वॉज या वर। ये बच्चों आपको अपने दिमाग से इस बात को सोचना है। यस्टरडे है तो पास्ट टेंस होगा, टुडे है तो प्रेजेंट टेंस होगा। तो यहाँ पे जब पास्ट टेंस आया है तो हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज या वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम इसका जब पैसिव कंस्ट्रक्शन बनाएंगे तो ये इस तरह से बनेगा, इन यस्टरडेज कॉम्पिटिशन द प्राइजेस। प्राइजेस प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, तो यहाँ पर वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब होगी वर। गिव की थर्ड फॉर्म गिव, गेव, गिवन, तो यहाँ थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन। इन यस्टरडेज कॉम्पिटिशन द प्राइजेस वर गिवन अवे बाय, अब एजेंट की तरह आ जाएगा बाय द प्रिंसिपल। तो इस तरह से हमने ये पैसिव कंस्ट्रक्शन किया एक सेंटेंस का। आइए देखते हैं और इसकी एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट सेंटेंस है, इन स्पाइट ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज कॉमा द लेबरर्स, ब्रैकेट में है पे ऑन टाइम, यानी हमको वर्ब बता दी गई है पे। अब इसको हम बनाएंगे, लेबरर्स यानी प्लूरल है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी वर, तो हम ऐसे चेंज कर देंगे, इन स्पाइट ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज कॉमा द लेबरर्स वर पेड, पे की थर्ड फॉर्म होगी पेड ऑन टाइम, यानी हमने यहाँ पे वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ऑन रिपब्लिक डे व्हीकल्स विद इन ब्रैकेट्स नॉट अलाउ बियॉन्ड दिस पॉइंट, यानी जो गणतंत्र दिवस है उस दिन वाहनों को यहाँ नहीं, इस बिंदु से आगे नहीं आने दिया जाता है। तो ये हर साल मनाया जाता है, तो ये एक एक्टिविटी है या घटना है जो हर साल होती है, तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे प्रेजेंट टेंस का। ऑन रिपब्लिक डे व्हीकल्स, व्हीकल्स प्लूरल है, आर नॉट अलाउड, अलाउ की थर्ड फॉर्म होगी अलाउड बियॉन्ड दिस टाइम, आर प्लस नॉट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस है, द सेकेंड हैंड बुक्स विद इन ब्रैकेट्स बाय एंड सेल ऑन द पेवमेंट एवरी सैटरडे,
एवरी सैटरडे बच्चों, हर शनिवार, यानी यह हैबिट बताई गई है। हैबिट बताने के लिए भी हम प्रेजेंट टेंस की वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। द सेकेंड हैंड बुक्स आर बॉट एंड सोल्ड ऑन द पेवमेंट एवरी सैटरडे। आर बॉट एंड सोल्ड, आर हेल्पिंग वर्ब है, बॉट एंड सोल्ड बाई की थर्ड फॉर्म बॉट, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड है। तो इस तरह से बच्चों ये हमने कुछ पैसिव कंस्ट्रक्शन किए। अब कुछ और देखते हैं कंस्ट्रक्शंस। एक और सेंटेंस है हमारे पास, इलेक्शंस टू द लोकसभा विद इन ब्रैकेट्स होल्ड एवरी ईयर। एवरी ईयर ये फिर एक रेगुलर बेसिस पे होने वाला काम है, तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट टेंस की वर्ब का। इलेक्शंस टू द लोकसभा आर हेल्ड एवरी ईयर। आर हेल्ड, आर हेल्पिंग वर्ब है और होल्ड की थर्ड फॉर्म है हेल्ड। लास्ट सेंटेंस, नेशनल एंथम विद इन ब्रैकेट्स कंपोज रविन्द्रनाथ टैगोर। नेशनल एंथम को रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कंपोज किया गया। नेशनल एंथम वॉज कंपोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। इस तरह से बच्चों हमने पैसिव कंस्ट्रक्शन बनाना सीखा। आपको इसमें यही बात याद रखना है कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाते हैं। यही चीज़ आपको याद रखनी है और बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। बच्चों जब हमने ये लेसन पढ़ा तो इस लेसन में बहुत सारी चीज़ें थी जिनको हम बार बार याद रखना चाहते हैं, तो हम चलिए उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और आप उसके बारे में सोचिएगा कि इस क्वेश्चन में हम इसको आंसर किस प्रकार कर सकते हैं। नंबर 1, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डिड ही से दैट ही हैड इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। अब्दुल कलाम किन गुणों के बारे में बात करते हैं जो जब वो ये कहते हैं कि उन्होंने इन्हें अपने माता पिता से ग्रहण किया है। सो द आंसर इज अब्दुल कलाम इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर। अपने पिता से उन्होंने ईमानदारी और आत्मनियंत्रण को सीखा है। एंड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर। और अपनी माँ से उन्होंने अच्छाई में विश्वास और दयालुता को सीखा है। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वॉज अब्दुल कलाम्स हाउस। अब्दुल कलाम का घर कहाँ था। हमने कितनी बार पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, तो हमको याद है कि वो कहाँ था, मॉस्क स्ट्रीट में था इन रामेश्वरम। अब इसको सेंटेंस में लिखते हैं, अब्दुल कलाम्स हाउस वॉज ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। रामेश्वरम में मस्जिद वाली गली में अब्दुल कलाम का घर था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू थिंक दिनामणि इज द नेम ऑफ। जब दिनामणि आप वर्ड पढ़ते हैं तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि ये क्या है। गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। अपने उत्तर के बारे में एक कारण भी बताएं। द आंसर इज दिनामणि इज द नेम ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर। दिनामणि एक स्थानीय समाचार पत्र का नाम है। इट इज सो बिकॉज कलाम प्रेज द स्टोरीज ऑफ द वॉर इन द हेडलाइंस ऑफ दिनामणि। क्योंकि अब्दुल कलाम युद्ध की कहानियां दिनामणि अखबार में से पढ़ा करते थे। बच्चों और क्वेश्चंस हम देखते हैं। हु वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स। अब्दुल कलाम के स्कूल के दोस्त कौन कौन थे। व्हाट डिड दे लेटर बिकम। और वो बाद में क्या बने। बच्चों आपको ध्यान होगा कि अब्दुल कलाम के दोस्तों के नाम क्या थे, वो उनके साथ किस प्रकार खेलते थे और स्कूल जाते थे। सो अब हम इसका आंसर देखते हैं। रामनाथ शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड। अब्दुल कलाम के जो स्कूल के सहपाठी थे उनके नाम थे रामनाथ शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। रामनाथ शास्त्री became the high priest of the रामेश्वरम टेम्पल। रामेश्वरम के मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में रामनाथ शास्त्री ने काम किया। अरविंदन अ ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन। अरविंदन का काम था ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। एंड शिव प्रकाशन वॉज द केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर सदर्न रेलवेज। और शिव प्रकाशन थे वो दक्षिण रेलवे में खाने का काम देखते थे। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड कलाम वॉन्ट टू लीव रामेश्वरम। अब्दुल कलाम रामेश्वरम क्यों छोड़ना चाहते थे। एंड द आंसर इज
कलाम wanted to leave रामेश्वरम for further studies. आगे अध्ययन के लिए वो रामेश्वरम को छोड़ना चाहते थे. He wanted to study at district headquarters in रामनाथपुरम, और इसके लिए वो रामनाथपुरम के ज़िले में वो पढ़ना चाहते थे. रामनाथपुरम का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था वहाँ पर वो अध्ययन करना चाहते थे. तो बच्चों, इस तरह से आज हमने लेसन माई चाइल्डहुड के कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए और कुछ इसके ग्रामर की एक्टिविटीज़ की. आई होप यू लाइक्ड इट. बच्चों, बिफोर एंडिंग दिस लेसन आई वांट टू कोट अ कोटेशन फ्रॉम अब्दुल कलाम, और ये कोटेशन इस प्रकार है: इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं, फर्स्ट बर्न, तो पहले जलो, यानी पहले मेहनत करो. यदि आप सफलता पाना चाहते हो तो पहले मेहनत करो, लाइक अ सन, सूरज की तरह. यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सबसे पहले सूरज की तरह जलना सीखो. यानी कुछ भी पाने के लिए मेहनत करना बहुत आवश्यक है. थैंक यू वेरी मच.